नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। आज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अरविंद जी, ओम प्रकाश जी, सूरज जी, आप सभी को नमस्कार। अमरदीप जी, आपको भी सत श्री अकाल जी। जनक सिंह रावत साहब नमस्ते हैं। श्री खरे जी का यदि 22 साल की सर्विस हो और वर्ष 2016 की ज्वाइनिंग है तब कौन सा है? बाप रे, खतरनाक सवाल है इनका। 22 साल में 44% पेंशन बनेगी। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कॉर्पस कितना इकट्ठा होता है। अगर कॉर्पस, टोटल कॉर्पस 40 लाख से कम है तो मैं कहूँगा फिर तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सोचना। लेकिन अगर 40 लाख से ऊपर कॉर्पस जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो आपको थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि 22 साल की नौकरी बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। एक तरफ 44% पेंशन है और एक तरफ कॉर्पस पे डिपेंड करता है कि कितनी आप पेंशन ले सकते हैं। और लाइफ तो अनसर्टेन है, कौन कितने साल तक जिंदा रहेगा रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं जानता है। गर्ग साहब का एक क्वेश्चन आया, टीचर्स आर आस्किंग वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर यूपीएस और एनपीएस, हाउ वी शुड गाइड। गर्ग साहब, पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो आज ये बता सके कि आज से 20 साल के बाद रिटायरमेंट पर एनपीएस में कितना कॉर्पस होगा और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने पर उसे कितने का फायदा या कितने का नुकसान होगा। तो एक मोटा मोटा क्राइटेरिया मैं आपको बता सकता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की 25 साल से नौकरी ज़्यादा है और उसका पे लेवल 7 से ऊपर का है, यानी पे लेवल 7 से ऊपर का है, उसकी नौकरी 25 साल से ज़्यादा की है एनपीएस में ही, तो उसको बिल्कुल भी यूपीएस के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मैं फिर बोलता हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केवल वो लोग ही जा सकते हैं फिलहाल जो या तो रिटायर हो चुके हैं, तो वो बैक डेट से चले जाए, उनको कुछ बेहतर पेंशन मिल जाएगी तब तक, या फिर जो 2-1 महीने में, 2-4 महीने में रिटायर होने वाले हैं और उनकी नौकरी 20 साल से कम है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आपने ऑप्ट कर लिया तो आप ओपीएस से भी हाथ धो बैठोगे। ये एक अजीबो गरीब बात है। इसका ना सिर है ना पैर है। देखिए, अगर आप ओपीएस में आ गए, इसका मतलब यूपीएस हो या एनपीएस ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गए। इसमें तो हाथ धो बैठने वाली जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, सरकार कभी ये बाउंड नहीं कर सकती कि मतलब एक बार आपने इसमें शिफ्ट कर गए तो आप इसका कैलकुलेटर भी दे दो। अगर आपको ऐसा लगता है, हमने 24 फरवरी को कार्मिक मंत्रालय के सामने ये बात रखी थी कि अगर आप वन टाइम ऑप्शन स्विच करने की बात कर रहे हो तो आप कैलकुलेटर दो साथ में। वो बताए कि मतलब जो है इतने साल के बाद इसमें इतनी पेंशन बनेगी, इतना पैसा मिलेगा, और उसमें इतना पैसा मिलेगा, इतनी पेंशन मिलेगी। आप बताओ ना। तो कोई बता पाने के लिए एलिजिबल नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि जो इस बात को पूरी तरीके से रख सके। ना ही ऐसा कोई कैलकुलेटर है जो आपको फिक्स डेटा दे सके। तो जिनकी लंबी नौकरी है तो प्लीज़ डोंट गो इन यूपीएस। यूपीएस केवल और केवल उनके लिए, हम तो पूरा सिरे से विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो रिटायर हो चुके हैं या 2-4 महीने में रिटायर होने वाले हैं। तो उनके लिए हमें एक सही गाइडेंस देना पड़ता है। फिर भले ही वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प ही क्यों ना हो। हम जानते हैं, हम जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प के बारे में बोलेंगे भी तो फिर वो लोग हमारी आलोचना करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें सुनना है, क्योंकि हमें तो सही गाइड करना है लोगों को। तो सही गाइड करने के लिए हमें बहुत बार बेसिर पैर की आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। खैर, हम तो झेलते ही हैं। एक बार अगर यूपीएस चुनते हैं तो दोबारा एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, चंदन जी लिखते हैं। देखो, फिलहाल तो यही है कि आप एनपीएस में नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर ओपीएस आ गई तो ओपीएस में तो जा सकते हैं, एनपीएस में नहीं जा सकते। तो यूपीएस में मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ना जाए। अगर आपका 20 साल की नौकरी से पहले रिटायरमेंट नहीं है तो कोई जाए ही ना। अगर आप 2-4 महीने में रिटायर होने वाले हैं तो फिर फैसला ले सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास है, एक बार आप अगर वार्ता करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। यूपीएस में ऑन ड्यूटी डेथ में ओपीएस मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। अब भी मैंने जवाब दिया, ऑन ड्यूटी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन आपका इन सर्विस। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर इन सर्विस आपकी डेथ हो गई तो क्या होगा स्पष्ट नहीं है। लेकिन पेंशन सेक्रेटरी साहब ने 24 फरवरी में हमें बैठक में खुद बोला था कि अगर यूपीएस में इन सर्विस डेथ हो गई तो एनपीएस वाला ही, यानी ओपीएस का लाभ मिलेगा, ये उन्होंने बोला था। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं जानकारी मिल पाई है क्योंकि गजट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसका क्लैरिफिकेशन आएगा बहुत जल्दी, 1-आध महीने में आ जाएगा क्लैरिफिकेशन, तब और क्लियर हो जाएगा।
फरवरी 2009 की ज्वाइनिंग है। यूपीएस या एनपीएस में से क्या तय करें? जगत प्रताप सिंह। भैया रिटायरमेंट भी तो बताना पड़ेगा कि रिटायरमेंट कब है। ज्वाइनिंग 2009 की है, रिटायरमेंट बताइए कब है, उससे पता चलेगा कि आपकी कितनी लंबी नौकरी है। रिटायरमेंट अगर आप डेट बता दीजिए तो मैं बता पाऊँगा। महेंद्र कुमार जी, कार्पस 31 लाख, जॉब बची है 19 साल। अरे बहुत हो जाएगा भैया, 19 साल में आपको यूपीएस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब लागू होगी? मुझे तो लग रहा है कि कल आ जाएगा आपका ड्राफ्ट, कल से लागू कर देंगे वो, कल से ऑप्शन भरना शुरू हो जाएगा। इस मामले में जल्दबाजी ना करें। तो 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है कोई। तो ठीक है, अगर कोई और सवाल हो। पैरामिलिट्री फोर्स में यूपीएस के लिए फॉर्म भरने के लिए निर्देशित किया गया है। अब ये बताइए कि यूपीएस का चुनाव करें या एनपीएस का। पैरामिलिट्रीज के लिए मैं साफ मना करूंगा कि यूपीएस में ना जाएं तब तक जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट पे तस्वीर साफ नहीं कर देती सरकार। नो यूपीएस प्लीज़, नो यूपीएस। और एनपीएस तो नो क्या मतलब, उसमें तो है ही है जब तक कि कुछ और बदलाव नहीं हो जाते। ज्वाइनिंग डेट 2000, रिटायरमेंट 2034 साल की नौकरी। भैया एनपीएस में बने रहो, जो भी बदलाव होंगे एनपीएस में करवाएंगे। तो आई वॉज अपॉइंटेड इन 2010 एंड रिटायर इन 2040। अरे बहुत साल की नौकरी है। डोंट गो इन यूपीएस। जयंत गुप्ता जी, जिनकी जॉब 35 साल है, एनपीएस 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 एनपीएस, सोचना नहीं उनके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतने 2 ही अपडेट थी। और हर हफ्ते कोई ना कोई एक किसी विशेष मुद्दे पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों का सहयोग सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली हम लोगों तक जितने भी अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, कायदे कानून हैं, जो भी बदलाव हैं, जो भी है, उनको उनको क्लियर करेंगे, उनको बहुत स्पष्टता के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और 13 अप्रैल को मैं एक बार फिर से आप सभी से, जगत प्रताप सिंह जी, 2009 की ज्वाइनिंग है, अगस्त 40 में रिटायरमेंट है, एनपीएस है, यूपीएस 30 साल की नौकरी है। प्लीज डोंट कंसीडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओनली एंड ओनली एनपीएस टिल ओल्ड पेंशन स्कीम इज नॉट रीस्टोर्ड। केवल और केवल एनपीएस में बने रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनपीएस में अरे दादा सुनील मौर्य जी, ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी का हक अलग है, ग्रेच्युटी का राइट अलग है। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पेंशन स्कीम से ग्रेच्युटी से डिप्राइव नहीं कर सकती। आप लोग समझ लीजिए इसको। ग्रेच्युटी रूल अलग है, लीव इनकैशमेंट रूल अलग है, और क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस स्कीम अलग है। उसका यूपीएस एनपीएस से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल बेनिफिट इनका इनका कोई एनपीएस यूपीएस से लेना देना नहीं है। एक और है अहंगर मोहम्मद शबान साहब, ज्वाइनिंग 2010, रिटायरमेंट 1972, डेट ऑफ बर्थ है। रिटायरमेंट बताइए ना कब है, 72 और 60 कितना हुआ? रिटायरमेंट बताइए भैया अपना, कहाँ इतना मैथ। रिटायरमेंट बताइए जो कब का है इनका। एक बार शबान जी अपना रिटायरमेंट डेट लिखिए तो मैं बता दूं आपको। मुश्ताक जुलोजी, अरे फर्स्ट 5 years ऑफ सर्विस अंडर एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान स्कीम काउंटेड फॉर पेंशन। इसी बात की तो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मुद्दा ही हमारा यही था। एसएसए स्कीम इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंट्रेक्चुअल सर्विस, देन इट शुड बी कंसिडर्ड इन योर सर्विस ईयर्स, बट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन सपोर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए मुश्ताक सुलोजी साहब, इसके लिए हम लोगों को जुडिशरी का सपोर्ट चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए इस मामले में। रामानुज जी जय हो दादा, आपकी भी भैया जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव क्लोज के बाद शेयर कर देंगे तो पूरा वीडियो शेयर हो जाएगा। अच्छा ओके, थैंक यू सोनी साहब ये बताने के लिए, ये बहुत ज़रूरी थी। जगत प्रकाश जी, आपका मुझे धन्यवाद मिल गया, आपको भी धन्यवाद, आप जुड़े, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और कोई सवाल हो तो ज़रा एक बार बता दें, नहीं तो फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं अब आप लोगों से। एमपी एनपीएस में हूँ, कितना लिखा है, 2 2 4 2 6 0, 10 लाख हैं। और 2030 में रिटायरमेंट है, 30 में, 24 से। भैया आपके लिए एनपीएस तो एकदम दशरथ सोनी जी, 10 लाख 2030 तक कितने हो जाएंगे, 20 लाख, 25 लाख। तो एनपीएस तो नील बटे सन्नाटा है आपके लिए। और फिलहाल यूपीएस में अगर आप ये बताएं कि आपकी नौकरी कितने साल की हो जाएगी तो मैं बता सकता हूँ कि, लेकिन फिर भी कितनी भी नौकरी आपकी 10 15 15 20 साल की तो हो ही जाएगी। 10K कॉर्पस है 2045 में, 10K 10,000 कॉर्पस है अभी, 10,000 2045 में रिटायरमेंट है। 25 20 45, हाँ 25 20 45 एनपीएस
आपके लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी अभी 2 पे कमीशन मिल रहे हैं आपको, तो जल्दबाजी मत करिए, बने रहिए, अभी एनपीएस में ही बने रहिए, कुछ मत करिए अभी अब। मेरी सर्विस 23 साल है। शाबान साहब, सर्विस 23 साल आपका। ऊपर सवाल आया था, मैं भूल गया क्या सवाल था, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अच्छा, आपका पास कॉर्पस नहीं लिखा, 2010 लिखा है आपने ज्वाइनिंग, और तो 23 साल की नौकरी है। आपके मामले में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही बता पाऊंगा। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा, गूगल पर मौजूद है, ट्विटर पर मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है, वहाँ से ले लीजिएगा। कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में अनुराग जी, हजरतगंज में, लखनऊ के दिल में, बर्लिंगटन चौराहे पे करेंगे। फरवरी 2009 ज्वाइनिंग, 2037। बहुत लंबी नौकरी है, बने रहिए संदीप जी, एनपीएस में बने रहिए। ठीक है, चुलबुल पांडे जी आ गए हैं। चुलबुल पांडे जी, अब तो दबंग साहब, अब तो टाइम हो गया है, टाटा बाय बाय। 4 लाख कॉर्पस है, 44 में रिटायरमेंट है, 25-20 बने रहिए। रवि ठाकुर जी बने रहिए, 20 साल की नौकरी है। लेट अस टेक टाइम टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। आज से हमने ये सोचा है कि हर हफ्ते किसी ना किसी एक एजेंडे को लेकर के आएंगे, उसको क्लैरिफाई करते हुए उसकी पूरी ब्रीफिंग देंगे, ताकि नियम कायदे कानून की एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी हो, तो जो जिस चीज़ से पीड़ित हो उसको उसका नॉलेज मिल जाए। राम अवतार भिदुरी जी कह रहे हैं, एनपीएस रेलवे कर्मचारी की डिसेबिलिटी या डेथ के केस में कंपनसेशन ग्राउंड पर नौकरी नहीं देगी क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। रेलवे में और जितनी भी हार्ड सर्विसेज है, मतलब जिनको रिस्क जॉब कहते हैं, चाहे वो रेलवे हो, रिसर्च सेंटर में नौकरी हो, मेडिकल सेंटर में नौकरी हो, जहाँ जहाँ इस तरह की नौकरियाँ हैं, पुलिस की नौकरी है, वहाँ पर डेथ कंपेंसेटरी ग्राउंड पे नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट में दी जाती है, वहाँ ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी सरकार तो कोशिशें करती रहती है। अभी देख रहे हैं आप, 25 मार्च को जो सरकार ने पेंशन लाइबिलिटीज जो डिफ्रेंशिएशन एक्ट लेकर के आई है फिनेंस बिल में, तो उसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने ये पावर ले ली संसद से कि वो चाहें तो कल को ये तय कर सकती है कि 1 जनवरी 2026 के पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको 8वें पे कमीशन का लाभ दे या ना दे। ये ताकत भारत सरकार ने 25 मार्च को संसद भवन से एक्ट पास करके ले ली है। और इस एक्ट को कोर्ट चूंकि चैलेंज अब नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को उसने क्या कर दिया है कि इसको वैलिडेशन करार दे दिया, मतलब इसको वैलिड ठहरा दिया कि अलग अलग डेट से आए हुए लोगों को अलग अलग टाइप की पेंशन दे सकती है, बेनिफिट अलग से दे सकते हैं। तो ये अब चूंकि अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट तो कह देगी कि संसद भवन का संसद ने ये एक्ट पास किया, ये नियम कायदा कानून है। कोर्ट तो नियम कायदे कानून के ऊपर ही जजमेंट देगी, तो वो तो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जितने सांसद इस मुद्दे को संसद में एक बार फिर से उठाएं कि आखिर सरकार को इस ताकत की जरूरत ही क्या है। इस ताकत को लेने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि आज नहीं तो कल आपको उस प्रोविजन से वंचित कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है। ये उसने ताकत जुटा ली है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस मुद्दे पर कोई नहीं बोला। मैं 26 मार्च को ही मैंने लाइव आकर के इस मतलब जो है इस वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ मैंने लाइव आकर के जिक्र किया था। अभी कल मैंने सुना है कि जेसीएम ने भी इस मुद्दे को उठाया है, कल पहली बार, मतलब 26 मार्च से लेकर के 30, 4 दिन के बाद। मैंने तो 26 मार्च को इस मसले पर बोल दिया था, न्यूज़ में भी दिया था, हालांकि किसी मीडिया ने इसको निकाला नहीं। अब मीडिया को भी उसमें कुछ मज़ा नहीं आया तो नहीं निकाला, और लोगों ने भी इस पर कुछ प्रतिक्रिया खास नहीं दी। लेकिन कल जेसीएम ने इस मुद्दे को लेटर में लिखा है, ऐसी मुझे सूचना मिली है कि सरकार को ये पावर जुटाने की आखिर क्या ज़रूरत है, क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हालांकि माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला है संसद में कि उनकी सरकार ने पहले के रिटायरीज को भी नए पे वेतनमान आयोग का लाभ दिया है और आगे भी देगी। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या। अगर एक्ट आपने बना दिया कि हम अलग कर सकते हैं, तो बातें तो आप कल को कुछ भी, कल कुछ और कह दोगे, तो ये तो दिक्कत तो आ सकती है। श्री अध्यक्ष जी, यूपी में एनपीएस में मृत्यु होने पर ओपीएस वाली फैमिली पेंशन का प्रावधान है या नहीं? यूपी में डेथ होने पर कंपेंसेटरी ग्राउंड पर एक आदमी को नौकरी मिलती है। दूसरा, एनपीएस का टोटल जो कार्पस होता है उसका 20% मिलता है, 80% कार्पस को किसी न किसी कंपनी को देना पड़ता है, उस पर जो पेंशन बनती है वो मिलती है। इसी पर पूरी चर्चा की है रवि ठाकुर जी। और मैंने कहा है कि अब आप
इसकी लड़ाई लड़े कि आपको पूरा पैसा मिले। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ज़रूरी है कि अब रेलवे ने भी पूरा पैसा देना शुरू कर दिया है। एमपी में ग्रेच्युटी लाभ शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 से मिल रहा है। दशरथ सोनी जी, यूपी में 2 तरह के टीचर हैं। प्राइमरी वाले जिनका रिटायरमेंट 62 साल की उम्र में होता है उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, क्योंकि प्राइमरी के शिक्षकों ने कई साल पहले सरकार से एक डील की थी कि हमारे कर्मचारी को या हमारे शिक्षकों को 2 साल का अतिरिक्त नौकरी दिया जाए और ग्रेच्युटी हम नहीं लेंगे, तो उनको 2 साल की एक्स्ट्रा नौकरी मिलती है, वो ग्रेच्युटी नहीं लेते हैं। जो लोग 60 साल में रिटायर होते हैं वो ग्रेच्युटी लेते हैं, तो उनको 60 साल की नौकरी मिलती है, 2 साल कम नौकरी मिलती है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये डील सरकार के साथ हुई है। अगर आप लोग चेंज कराना चाहते हैं तो आप लोग लड़ सकते हैं इसके खिलाफ, सरकार को लिख सकते हैं इसके खिलाफ। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी ही करना चाहते हैं, तो ग्रेच्युटी भी उतनी ही बनेगी, 2 साल में वेतन भी आपका उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ग्रेच्युटी से कहीं ज़्यादा आप वेतन ले लेंगे। शिखा गंगवार जी अच्छा बात कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था डिटेल आप लोगों के लिए। अगर कोई सवाल हो आपका, कोई क्वेरी हो आपके पास तो लिखिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। अनुराग मिश्रा, दोनों ऑप्शन मिल गए, 60-62 में रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो भैया ठीक है, 60 साल में अगर रिटायरमेंट ले सकते हैं तो ग्रेच्युटी मिलेगी आपको, और 62 में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, सैलरी ले लीजिए। भानु प्रताप जी, स्वास्थ्य विभाग में 62 साल की सेवाओं पर ग्रेच्युटी मिलती है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग और हाँ अंतर क्यों, ये अच्छा सवाल है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में 65 साल की नौकरी मिलती है, वहाँ भी ग्रेच्युटी मिलती है, और मेडिकल में भी डॉक्टरों का रिटायरमेंट भी 65 साल पे होता है, तो वहाँ भी ग्रेच्युटी मिलती है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, स्टेट ने दे रखा है किसी किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा नौकरी का, तो उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी अलग से। समरिंदर जी, हमारे नेशनल ट्रेजरार साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब विदा लेने का लेकिन वक्त हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लड़ते रहिए। और 13 अप्रैल को लखनऊ में जितने भी लोग पहुंच सकते हैं, एक विशाल सम्मेलन कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम तमाम अपनी स्ट्रेटजीज, गतिविधियां, अगले कार्यक्रम और कैसे एनपीएस यूपीएस को हम ओपीएस तक ले जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आपका भी फीडबैक लेंगे, आपकी भी रणनीति लेंगे, आपके भी सुझाव लेंगे। जितने लोग पहुंच सकते हैं ज़रूर पहुंचें। थैंक यू दशरथ सोनी जी, आप सभी फ़ोन पे बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।